गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा अभी तक आपका टॉपिक चल रहा था प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने कल आपको बताया था कि काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर बेटा? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन क्या करती है, गति करती है, और वस्तु की इस प्रकार की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। प्रक्षेप गति में मैंने आपको कल बताया कि प्रक्षेप का पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है, और बाकायदा अपन ने इसको सिद्ध भी किया था। क्लियर? जैसे मैंने बताया कि बिंदु ओ से किसी भी वस्तु को एक थीटा कोण पर फेंका जाता है, तो प्रारंभिक यू से फेंका जाता है किसी थीटा कोण पर, तो प्रारंभिक यू से फेंकेंगे तो उसके क्षैतिज घटक होगा यू कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होगा यू साइन थीटा। क्लियर? और वो इस प्रकार से गति करती हुई यानी परवलयाकार पथ पर गति करती हुई पुनः उसी तल पर आ जाती है। तो मैंने आपको कल समीकरण निकाला था कि परवलय का समीकरण यानी इसका समीकरण था y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये समीकरण है जो कि क्या बता रहा है कि जो वस्तु का पथ होता है वो किस प्रकार का होता है, परवलयाकार होता है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया था कल कि जो वस्तु का पथ होता है वो परवलयाकार होता है। फिर उसी क्रम में आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है, उड्डयन काल। अब उड्डयन काल क्या होता है कि वस्तु को जिस तल से फेंका जाता है यानी बिंदु ओ से, ये तल है नीचे, तो वस्तु को जिस तल से फेंका जाता है वापस उसी तल तक आने में लगा कुल समय, वस्तु को जिस तल से फेंका जाता है वापस उसी तल तक आने में लगा समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। यानी सिंपल भाषा में बोले कि वस्तु को उड़ने में लगा समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल। या इसकी तीसरी डेफिनेशन है वो क्या है कि प्रक्षेप गति में कण जितने समय, प्रक्षेप गति में कण जितने समय गुरुत्व के अधीन गति करता है, जितना समय गुरुत्व के अधीन गति करता है वह समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। क्लियर? यानी जितने समय वो किसके गुरुत्व के अधीन गति करता है वस्तु, वह पूरा समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल। क्लियर बेटा? अब उड्डयन काल में क्या होता है कि जितना समय यानी बिंदु ओ से उसे वस्तु को फेंका यानी बिंदु ए तक, यानी प्रक्षेप गति में जितना समय उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगता है, जितना समय वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से और उसी तल तक आने में लगता है। कुछ आ रही है बात, समझ में नहीं आई? मैं कह रहा हूं कि जितना, जैसे ये वस्तु को मैंने ऊपर फेंका तो जितना समय ये ऊपर लेगी ऊपर जाने में उतना ही समय ये कहाँ लेगी ऊपर से नीचे आने में। कब? यदि जो प्रतिरोध बल होते हैं जैसे वायु का प्रतिरोध यदि अपन नगण्य मान लें तो उस स्थिति में क्या होगा, इस वस्तु को जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय इस वस्तु को नीचे आने में लगेगा। क्लियर आ गई बात समझ में? तो उड्डयन काल का मान निकालने के लिए मैंने मान दिया कि प्रक्षेपण बिंदु यानी ओ से और ए तक, यदि अब बिंदु कहाँ पर है, किसी समय टी पर बिंदु ए पर है, तो यदि किसी समय टी पर बिंदु, यदि जो वस्तु बिंदु ए पर है, क्लियर, तो अधिकतम ऊंचाई पर है, तो इस ए पर क्या होगा, यानी बिंदु ए पर क्या होगा, सबसे पहले देखो यू बाई इक्वल टू होगा यू साइन थीटा। ठीक है? यानी उसका वेग क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक काम में आएगा तो वो क्या होगा, यू साइन थीटा। क्लियर है कि बस में? अब मैं कह रहा हूं कि अधिकतम ऊंचाई पर हमेशा जो अंतिम वेग होता है वो क्या होता है, वस्तु का जीरो। ठीक है? अधिकतम ऊंचाई पर जो वस्तु का अंतिम वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जबकि इसका यदि त्वरण क्या होगा, ए बाई इक्वल टू माइनस में जी होगा। तो तुरंत तो क्या होगा, ए बाई इक्वल टू माइनस में जी। ये कहाँ पर है, बिंदु ए पर। क्लियर? तो बिंदु ए पर ये स्थिति होगी। अब मैं कहूँगा गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ पे बाई लगा देंगे, यहाँ पे यू बाई लगा देंगे, यहाँ पे ए बाई लगा देंगे। क्लियर? अधिकतम ऊंचाई के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर? तो बेटा नहीं, सॉरी एक मिनट, गति के प्रथम समीकरण से, तो गति के प्रथम समीकरण से b इक्वल टू यानी b बाई इक्वल टू होता है u बाई ए बाई इंटू टी। बी बराबर होता है u प्लस ए टी। अच्छा, अधिकतम ऊंचाई पर b बाई का वैल्यू कितना है, जीरो। u बाई का वैल्यू कितना है, u साइन थीटा। फिर a बाई का वैल्यू कितना है, माइनस में g और इंटू टी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, या टी इक्वल टू क्या आ गया यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये समय जो टी आया है वो कहाँ है, बिंदु ओ से बिंदु ए तक जाने में लगा समय। अब मैं कह रहा हूँ कि जितना समय उसे जाने में लगता है अधिकतम ऊंचाई पर, उतना ही समय उसे अधिकतम ऊंचाई से और नीचे तल तक आने में लगता है। क्लियर। इसका मतलब यदि उड्डयन काल कैपिटल टी इक्वल टू क्या जाएगा 2t, यानी टी समय ऊपर जाने में और टी समय नीचे आने में। तो t इक्वल टू 2 और t का मान को u साइन थीटा अपॉन जी। तो उड्डयन काल का सूत्र हो गया t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो बेटा ध्यान रखना है ये उड्डयन काल का सूत्र है, जहाँ u क्या कण का प्रारंभिक वेग है, थीटा क्या है कि प्रक्षेपण कोण है, क्या है प्रक्षेपण कोण, और जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर। तो वस्तु को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। और ये कब लगता है, जब यदि मैं मान के चलता हूँ कि समस्त जो प्रतिरोधी बल है, ठीक है, प्रतिरोधी जैसे वायु, ठीक है, हवा या फिर पानी बरसात आदि, ये सभी को अगर अपन क्या मान लें नगण्य मान लें, तो उसे स्थिति में क्या होगा कि जो उड्डयन काल का सूत्र होगा टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी होगा। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत। तो उड्डयन काल क्या होगा कि प्रक्षेप गति में कण जितना समय गुरुत्व के अधीन गति करता है वह समय क्या कहलाता है उड्डयन काल। क्लियर बेटा। तो ये क्या है उड्डयन काल का सूत्र है। नेक्स्ट तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। तीसरा क्या है, नेक्स्ट तीसरा निकालेंगे बेटा अधिकतम ऊंचाई, यानी वस्तु के द्वारा ग्रहण की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। इधर देखो डायग्राम में, जैसे मैंने बिंदु ओ से मैंने किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया, तो बेटा उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी बिंदु ए पर होगी, यानी क्या होगा ये एच मैक्सिमम। तो अधिकतम ऊंचाई ये होगी बिंदु ए पर। ठीक है। तो इसके दो तरीके, अधिकतम ऊंचाई निकालने के कितने तरीके, दो तरीके। सबसे पहले मैं गति के तृतीय समीकरण से, तो देखो पहला मेथड क्या है, पहला तरीका कि गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और s। क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये चीज़ होती है। अब बात आती है कि इसमें देखो क्या क्या चीज़ अपन को दे रखी है वो देखते हैं। सबसे पहले बी बाई, तो बी बाई अधिकतम ऊंचाई पर बी बाई का वैल्यू क्या होगा 0, तो बी बाई इक्वल टू क्या होगा 0। यू बाई इक्वल टू होता है यू साइन थीटा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक यू बाई इक्वल टू होता है यू साइन थीटा। अच्छा ए बाई का वैल्यू होगा माइनस में जी, ठीक है, और एस की जगह क्या लेंगे अपन एच। क्लियर। इन चीज़ों को इसमें रखेंगे तो देखो बी स्क्वायर की जगह मैं 0 रखूंगा तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 ए बाई का मान क्या है जी, माइनस जी, तो माइनस बाहर निकाल लिया पहले से ही, और एस का मान क्या है एच। कोई दिक्कत। बी बाई की जगह 0 रख दिया, यू बाई की जगह यू साइन थीटा रख दिया, और ए बाई की जगह माइनस जी रख दिया, और एस की जगह एच रख दिया। इसको इधर लेके जाते हैं तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या फिर h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये आ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। क्लियर बेटा। ये तो है पहले का तरीका। तो जो समीकरण जो भी प्राप्त समीकरण है, तो ये प्राप्त समीकरण नंबर 3 वस्तु के द्वारा ग्रहण की गई अधिकतम ऊंचाई का क्या है सूत्र है। क्लियर बेटा, आगे बात समझ में। यदि मैं इसी को मैं दूसरे तरीके से निकालना चाहूँ, क्लियर, यदि मैं इसी को दूसरे तरीके से निकालना चाहूँ तो अपन दूसरे तरीके से किस प्रकार से निकालेंगे इसको देखते हैं। क्लियर। तो दूसरा मेथड क्या है, गति के द्वितीय समीकरण से,
गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है कि एस इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एस की जगह तो एच ले लेंगे, यू बाई का वैल्यू क्या है यू साइन थीटा, ए बाई का वैल्यू क्या है माइनस में जी। ठीक है, और टी का वैल्यू क्या है, ध्यान हो तो समीकरण एक में देखना यू साइन थीटा अपॉन में जी। कल निकाला था अपन ने, तो जो टी का मान आया था वो क्या था यू साइन थीटा अपॉन में जी। इन सभी बातों को इसमें रख देंगे। देखो एस की जगह तो एच रखेंगे, यू बाई की जगह क्या आएगा यू साइन थीटा, और टी की जगह क्या आएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि ए वाई में माइनस चल रहा है, तो माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर क्या जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। इधर देखो एच इक्वल टू यू साइन थीटा और यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, फिर माइनस जी से जी कट गया तो क्या है हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। ये बेटा एक है, ये आधा है, तो कितना बचेगा आधा, तो एच इक्वल टू क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये आ गया एच मैक्सिमम का सूत्र। क्लियर बेटा? तो आप क्या देख रहे हो, जो समीकरण 3 को देखो या समीकरण 4 को, तो दोनों ही समान आ रहे हैं। तो चाहे आप गति के तृतीय समीकरण से निकालो या फिर गति के द्वितीय समीकरण से, दोनों से अधिकतम ऊंचाई का आप सूत्र निकाल सकते हो और दोनों से ही क्या आएगा सेम आएगा। क्लियर? तो ये वस्तु के द्वारा ग्रहण की गई अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है, और अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये वस्तु के द्वारा ग्रहण की गई अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है। तो 3 चीज तो अपन निकालिए, प्रक्षेप का पथ निकाल चुके हैं, उड्डयन काल निकाल चुके हैं और अधिकतम ऊंचाई अपन निकाल चुके हैं। लास्ट है बेटा क्षैतिज परास, कि वस्तु के द्वारा क्षैतिज परास क्या होती है। तो बेटा मैंने आपको अब तक 3 चीज बता चुका हूँ, प्रक्षेप का पथ, उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई। नेक्स्ट आता है आपके पास क्षैतिज परास। अब बात आती है क्षैतिज परास क्या होती है। रेंज कहते हैं इसे बेटा, ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज। क्षैतिज परास क्या होती है कि जिस बिंदु से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, तो जिस बिंदु से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है एवं जिस बिंदु पर आकर वो नीचे गिरती है, ठीक है, उस बिंदु यानी गंतव्य बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के मध्य की क्षैतिज दूरी, गंतव्य बिंदु मतलब जहां पर भी पहुंचा है पिंड, तो गंतव्य बिंदु एवं प्रारंभिक बिंदु के मध्य की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है परास। यानी ये सीधी दूरी क्या कहलाती है परास। यानी जिस बिंदु से, ध्यान से समझना, कि जिस बिंदु से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है एवं जिस बिंदु पर आकर वस्तु गिरती है, जैसे सपोज वस्तु बिंदु बी पर आकर गिरी, तो बिंदु बी से बिंदु ओ के मध्य की क्षैतिज दूरी है, ये पूरी क्या कहलाती है परास। क्लियर? तो अपन को परास निकालनी है क्षैतिज परास। अब क्षैतिज परास कैसे निकालेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि दूरी इक्वल टू होता है चाल इनटू समय। तो दूरी इक्वल टू होता है चाल इनटू समय। तो दूरी कितनी है r, परास निकालनी है r। अच्छा चाल, अब देखो इधर क्षैतिज दिशा में उसकी चाल कितनी है ux, तो इधर लिख दूंगा मैं क्षैतिज दिशा में चाल कितनी है उसकी ux इनटू t क्या है उड्डयन काल। तो r इक्वल टू ux का मतलब u cos थीटा, और t का मतलब क्या हुआ उड्डयन काल। और उड्डयन काल का सूत्र अपन निकाल चुके हैं, क्या था 2u sin थीटा अपॉन में g। क्लियर? ये आता उड्डयन काल का सूत्र। इधर देखो r इक्वल टू कहेगा 2u sin थीटा cos थीटा। क्लियर? 2u स्क्वायर हो जाएगा, u और u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। अब चूंकि अपन ने सूत्र पढ़ा है मैथमेटिक्स में, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। देख लीजिए 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। तो बेटा 2
साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन टू थीटा। तो आपके पास आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर, ठीक है, साइन टू थीटा अपॉन में जी। तो ये परास का सूत्र आ गया। क्लियर। एक बार पुनः देख लीजिए, यदि कोई आपसे पूछे क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशन सुनिए कि गति में कण का प्रक्षेपण बिंदु यानी बिंदु ओ के लिए बात कर रहे हैं एवं गंतव्य बिंदु यानी बी के लिए बात कर रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की क्षैतिज ये दूरी क्या कहलाती है, क्षैतिज परास कहलाती है। क्षैतिज परास कैसे निकालते हैं, परास का मतलब दूरी, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय। तो दूरी कितनी है आर, चाल कितनी है क्षैतिज दिशा में यू एक्स होती है, और समय का मतलब उड्डयन काल। तो यू एक्स का मान क्या है, यू कॉस थीटा, टी का मान कितना है उड्डयन काल का 2u साइन थीटा अपॉन में जी। इन दोनों को रखा। अब चूंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होते हैं, तो साइन 2 थीटा जगह रख देंगे, तो आर इक्वल टू यू का साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये किसका सूत्र आ गया बेटा, क्षैतिज परास का। लेकिन यदि कोई पूछ रहा है आपसे कि अधिकतम क्षैतिज परास की अधिकतम क्षैतिज परास क्या होगी, तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए मैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लेके चलता हूं। तो मैंने 45 डिग्री लिया, तो बेटा आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 रख दिया अपॉन में जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 गुना 45 यानी 90 डिग्री अपॉन में जी, ये आर मैक्सिमम। अब चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, तो आपके पास आर मैक्सिमम इक्वल टू क्या गया, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो अधिकतम क्षैतिज परास का क्या सूत्र होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी। अर्थात यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि यदि किसी भी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकना चाहते हैं अपन, यानी किसी गोले को अधिकतम दूरी तक दागना चाहते हैं या किसी भी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकना चाहते हैं, तो बेटा ध्यान रखना क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई उस वस्तु को फेंका जाए। क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए यदि उस वस्तु को फेंका जाए या गोले को दागा जाए, तो वह गोला अथवा वह वस्तु अधिकतम दूरी तय करती है। तो अधिकतम दूरी कब तय करेगी, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री। यानी क्षैतिज के साथ यदि 45 डिग्री का कोण बनाया जाए तो वह वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी। क्लियर बेटा। अब बात आती है एक दूसरी कंडीशन इसमें, ये तो अधिकतम दूरी की बात होगी। अगर मैं कह रहा हूं कि यदि किसी भी वस्तु को ये तो अधिकतम परास का सूत्र है। अब मैं कह रहा हूं कि यदि किसी भी वस्तु को, यदि ये कंडीशन है, यदि किसी वस्तु को नब्बे माइनस थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए, अब मान लीजिए किसी वस्तु को 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम कोण पर प्रक्षेपित किया जाए। बात आती है सर 90 माइनस थीटा क्यों लिया, अरे भैया ने जब 90 पे यदि प्रक्षेपित करेंगे तो वो तो ऊपर गया, क्षैतिज कहाँ गया। क्लियर। तो यदि किसी भी वस्तु को 90 माइनस थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए तब क्या सूत्र होगा, इधर देखो, चूंकि आर इक्वल टू ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर 90 माइनस थीटा रख रहा हूँ, तो 90 माइनस थीटा पर लेके चलते कंडीशन, तो यू स्क्वायर साइन 2 तो बाहर ही है और 90 माइनस थीटा मैंने यहाँ पर रख दिया, अपॉन में क्या है जी। ठीक है। तो आर 90 माइनस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा अपॉन में जी, सॉरी 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा। क्लियर। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। और पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में ए एस यानी साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। और 180 की वजह से साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ आर, ये सब कुछ मैं पहली दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको लिख सकता हूँ मैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे दूं, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे दूं, तो मैं ले सकता हूं कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या रहा है कि r इक्वल टू होता है r 90 माइनस थीटा, यानी किसी भी वस्तु को चाहे थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए या 90 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, दोनों ही स्थितियों में उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज परास का मान क्या होगा, बराबर होगा। आई क्या नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ से सिद्ध हो गया, चाहे किसी वस्तु को थीटा कोण पर फेंका जाए या 90 माइनस थीटा कोण पर वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए, दोनों स्थितियों में तय की गई क्षैतिज परास का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। और यदि ऐसी ही घटना यदि अपन क्या लेंगे 45 माइनस थीटा, एक और कंडीशन है छोटी सी और वो बता देता हूँ कि यदि अब मैं क्या लेके चलूं कि 45 माइनस थीटा, ठीक है, 45 माइनस थीटा, इधर देखो एक और कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं कि यदि किसी वस्तु को 45 माइनस थीटा तथा 45 प्लस थीटा पर प्रक्षेपित किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, तो एक बार तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू लूंगा 45 माइनस थीटा और इधर लूंगा मैं थीटा इक्वल टू 45 प्लस थीटा, ये दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। तो देखो समीकरण 1 में एक बार तो क्या रहेंगे 45 माइनस थीटा, तो बेटा r 45 माइनस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 तो बाहर रही है 45 माइनस थीटा अपॉन में जी, और इधर लूंगा मैं r 45 प्लस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा अपॉन में जी। चलो ठीक है सॉल्व करते हैं, इक्वल टू, अच्छा यू स्क्वायर साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 दूना 90 होते हैं माइनस 2 थीटा अपॉन में जी, इसको करते हैं r 45 प्लस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा अपॉन में जी। क्लियर बेटा, ये आ गया r 45 माइनस थीटा। अब देखो इधर 45 माइनस 2 थीटा, यानी ये भी 2 थीटा बेटा, सॉरी। अब इधर देखते हैं 45 माइनस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि नो चेंज। क्लियर, यानी सॉरी साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। क्लियर, लेकिन बात आती है 90 माइनस थीटा आ रहा है, लेकिन 90, अच्छा तो 90 की वजह से जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। क्लियर बेटा, तो देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, तो इसको ले सकता हूँ मैं यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन में जी। क्लियर, ये तो आ गया r 45 माइनस थीटा के लिए, और देखो इस तरह क्या आएगा r 45 प्लस थीटा इक्वल टू, अच्छा साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन 90 की वजह से साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन में जी। तो आपने क्या देखा कि r इस दोनों समीकरण के देखो, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि r 45 माइनस थीटा इक्वल टू r 45 प्लस थीटा, तो चाहे 45 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा कोण पर दोनों वस्तुओं को प्रक्षेपित किया जाए, तो दोनों स्थितियों में तय की गई क्षैतिज परास का मान भी क्या होगा, बराबर। ये कुछ कंडीशंस है। क्लियर बेटा, तो मैंने आज आपको 4 टॉपिक बताए, एक तो प्रक्षेप का पथ, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास का सूत्र। मैं चारों सूत्रों को एक बार और लिख रहा हूँ जिससे आपको याद करने में क्या रहेगी, आसानी। क्लियर, तो एक बार मैं इनको लिख देता हूँ बोर्ड पर, जिससे आप देख लेना। तो बेटा इधर देखिए, जो भी मैंने कुछ आज बताया उनकी सभी के फॉर्मूलों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले प्रक्षेप का पथ आया था अपने पास y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डेन काल का सूत्र आया था t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और परास का सूत्र क्या था r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g।
तो परास का सूत्र है यूज क्या साइन 2 थीटा अपॉन में जी। क्लियर बेटा, आगे की नहीं आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले एक जगह मैंने आपको लिख दिए, ये आपको याद करने में भी आसान रहेगी। और अभी तक मैंने आपको बताई तिर्यक प्रक्षेप गति, कल अपन डिस्कस करेंगे क्षैतिज प्रक्षेप गति के बारे में। क्लियर बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।